हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को, जो महेश कुमार बर्णवाल की बुक पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने 2-3 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहले क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश के परिचय को पढ़ा। दूसरी क्लास में आया मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड को कंप्लीट किया हुआ। अब आता है इसका तीसरा लेक्चर, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का होना, दिल्ली सल्तनत के बारे में, निमाड़ में फारूकी शासन, मुगल काल, गड़ा का गोंड वंश, तोमर वंश, बुंदेला वंश, बघेलखंड राज। मध्य प्रदेश में आधुनिक काल के इतिहास में पढ़ेंगे, जैसे रियासतों के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले होलकर रियासत को, फिर सिंधिया वंश को, भोपाल रियासत के बारे में पढ़ेंगे। भोपाल की बेगमों के संदर्भ में पढ़ें तो भोपाल की बेगमों में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के प्रमुख विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका, झंडा सत्याग्रह के बारे में, जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, सोहावल का नरसंहार, त्रिपुरी अधिवेशन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्य गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। भोपाल राज्य के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे और रीवा के चावल आंदोलन के साथ ही इतिहास के चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत के बारे में। जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत का किस तरीके से शासन रहा, क्या कौन सर्वोच्च स्तर पर रहा और क्या किस तरीके के युद्ध हुए, क्या रणनीतिक गतिविधियां हुई, किस तरीके के विकास कार्य हुए, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कालिंजर में एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया तथा 1195 और 1196 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के ग्वालियर के संलक्षण या लोहांग द्वीप पर आक्रमण किया हुआ था। लगभग इसी समय गौरी ने ऐबक और तुगलिन के साथ त्रिभुवनगढ़ और ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 से 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमार्दी को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया? 3 जगह, कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर इसमें अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया और चंदेल शासक परमार्दी को पराजित करके इनके अधिकार क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया। अब आता है कि मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण उज्जैन पर किया हुआ था और 1196 से 1197 ईस्वी में उज्जैन में लूटपाट की, किंतु उनकी यह विजय स्थायी नहीं रही। इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 ईस्वी में मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीता तथा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की और 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश में ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर प्रतिहारों को भी पराजित किया। नरवर्मन ने तुर्कों के साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्वालियर पर तुर्कों का अधिकार हो गया और इस युद्ध में सहायता करने के बदले इल्तुतमिश ने नरवर्मन को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया और 1234 ईस्वी में छयदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया हुआ था। तो इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है? पहला तो ये कि 1119 ईस्वी में महमूद गजनबी में कालिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया और 1195-96 में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के संलक्षण या लोहंगदेव पर आक्रमण किया और इसी समय गौरी ने ऐबक और तुगलिन के साथ त्रिभुवनगढ़ और ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 से 1203 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, जिससे कालिंजर, महोबा और खजुराहो को अपने अधिकार में ले लिया। इसी के साथ ही इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीता और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की। नरवर्मन ने भी तुर्कों के साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्कों का अधिकार हो गया और इस युद्ध की सहायता करने के बदले इल्तुतमिश ने नरवर्मन को शिवपुरी का अधिकार प्रदान किया और इसी के साथ ही छयदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया 1234 ईस्वी में। अब आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद ने शासनकाल में, जब बलबन उसका नायब मुमालियत का था, तब उसने 1247 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया हुआ था।
वहाँ के जो बघेल शासक थे उनके द्वारा दलकलेश्वर और मलकेश्वर ने इस आक्रमण को वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु वे पराजित हुए। 1250 ईस्वी में जब जैतूगीदेव परमार शासन पर कर रहा था, तब इस क्षेत्र पर पुनः बलबन ने आक्रमण किया और 1251 ईस्वी में बलबन ने उलूग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया था। और इसी समय 1251 ईस्वी में बलबन ने चंदेरी और नरवर के राजा चहाड़देव या जहरदेव के पर आक्रमण किया हुआ था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा था और अलाउद्दीन ने मानिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा हुआ था तथा मालवा के शासक महलकदेव ने उसके सेनापति एन उल मुल्क ने भी इसे पराजित किया हुआ था। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर आक्रमण किया और फिर विदिशा पर आक्रमण किया और 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया, जिसमें वह मालवा से होकर गुजरा हुआ था। 1295 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी शिकार के एक अभियान पर ग्वालियर आया था और वहां पर उन्होंने यात्रियों को ठहराने के लिए एक भवन का निर्मित करवाया गया। और 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सेनापति एन उल मुल्क के द्वारा किया गया। और 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का दल मालवा पर आक्रमण करने हेतु भेजा और इस आक्रमण में परमार शासक हरनंद की मृत्यु हो गई और 1305 ईस्वी को मांडू पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो गया। महान चंदेल शासक हम्मीर वर्मन के उपरांत दमोह तथा जबलपुर में अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया तथा इसकी पुष्टि दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलैया ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख से होती है, जिसमें जबलपुर और दमोह को अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया का उल्लेख मिलता है। 1324 ईस्वी में फारसी भाषा में उत्कीर्ण बटियागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस काल में दमोह क्षेत्र में गयासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य था, जिसमें मोहम्मद तुगलक जो 1325 से 1351 ईस्वी में बटियागढ़ दमोह में प्राणियों के गौमठ और एक बावड़ी और एक बगीचा बनवाया, जिसके अतिरिक्त 1325 से 1340 ईस्वी के मध्य धार के किले का निर्माण भी करवाया हुआ था। 1335 से 1336 ईस्वी में मालवा में भीषण अकाल पड़ा हुआ था उसी समय, और उस समय ग्वालियर का जो किलेदार था वह अहमद बिन शेर खां था, जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक का विवरण दुलचीपुर अभिलेख में मिला हुआ है, जो कि सागर में यह अभिलेख की प्राप्ति हुई है। 1375 ईस्वी में देवबर्मन का निधन हो गया और उसका उत्तराधिकारी वीर सेंधु इसकी गद्दी पर बैठा, जिसने ग्वालियर पर अधिकार करके एक स्वतंत्र शासक बन गया। तो इसके संदर्भ में इसके प्रमुख दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको सीक्वेंस वाइज दिया गया। अब पढ़ते हैं कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के बारे में, कि मालवा में किस तरीके से मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई। परमार वंश के पतन के पश्चात मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। तैमूर के आक्रमण के समय नसरुद्दीन मोहम्मद मालवा में आया हुआ था, जिसे मालवा के सूबेदार दिलावर खां ने संप्रभु मानकर सम्मान प्रदान किया हुआ था। दिलावर खां जो था वह 1390 से 1401 ईस्वी में तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहा। नसरुद्दीन द्वितीय की मालवा में प्रस्थान करने के पश्चात 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की और उसका वास्तविक नाम हुसैन था। वह दमिश्क के सुल्तान शहाबुद्दीन का वंशज था और उसके ने अपने पुत्र अल्प खां के आग्रह पर सुल्तान आदिम शाह दाऊद दिलावर खां गौरी की पदवी धारण की और धार को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। 1406 ईस्वी में दिलावर खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र होशंग शाह गौरी जो अल्प खां गद्दी पर बैठा, उसका मूल नाम अल्प खां था, जिसने धार से अपनी राजधानी सादियाबाद जो मांडू स्थानांतरित की हुई थी। और 1420 ईस्वी में होशंग शाह ने जार्जनगर अभियान के दौरान खरेला पर और 1423 ईस्वी में गारगोन के किले में अपना अधिकार कर लिया था, किंतु 1428 ईस्वी में अहमद शाह बहमनी ने खरेला पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। 6 जुलाई 1435 ईस्वी को होशंग शाह की मृत्यु के पश्चात उसे मांडू में दफनाया गया और 1436 ईस्वी में मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया हुआ था और उसकी मृत्यु के पश्चात 8 जुलाई 1435 ईस्वी को गजनी को मोहम्मद शाह या शाह गौरी के नाम से मालवा का सुल्तान बना और महमूद खां उनके संरक्षक में नियुक्त किया गया। गजनी एक निरंकुश शासक था, जिसकी 8 अप्रैल 1436 को मलिक मुगीस और संरक्षक महमूद खां द्वारा जहर देकर इसकी हत्या कर दी गई।
बात है मालवा की प्रारंभिक मस्जिदों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली मस्जिद आती है कमाल मौला मस्जिद जो कि धार में स्थित है। दूसरी मस्जिद आती है लाट मस्जिद जो धार में स्थित है। तीसरी आती है दिलावर खां मस्जिद जो मांडू में है। फिर आती है मलिक मुगीस मस्जिद जो कि मांडू में है। तो इसमें जो मालवा की प्रारंभिक मस्जिदों में 3-4 मस्जिदें हैं, जिसमें 2 धार में है और 2 मांडू में है। अब आता है कि 16 मई 1436 ईस्वी को महमूद खां मंडू की गद्दी पर बैठा। उसने अपने विश्वस्त अमीर मुर्शिद उल मुल्क को निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान कर वजीर तथा मलिक बरखुदार को ताज खां की उपाधि प्रदान की हुई थी। आरिज मौला मालिक की नियुक्ति की गई और अपने पिता मलिक मुगीस को आजम हुमायूं की उपाधि प्रदान की। 31 मई 1469 ईस्वी को महमूद खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गियास शाह या गियासुद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा और 26 मार्च 1501 ईस्वी को गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र नसरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर नासिर शाह के नाम से मालवा के राज सिंहासन पर बैठा और उसके शासनकाल के दौरान ईश्वर सूरी नामक कवि ने ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना भी की हुई थी। 1510 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 2 मई 1511 ईस्वी को महमूद शाह खिलजी द्वितीय का राज्याभिषेक सिस्टपुर में हुआ, किंतु उसके भाई सिहाबुद्दीन और साहिब खान ने उसके राज्यारोहण पर विरोध किया। उसने रायचंद्र पुरवैया और मेदिनी राय की उपाधि प्रदान कर उसे अपना मुख्य सलाहकार बनाया हुआ था। और 1512 ईस्वी में महमूद शाह सतवारा के सिकंदर खान तथा चंदेरी के बहजत खान ने महमूद शाह खिलजी द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसने मेदिनी राय को इन विद्रोहों के दमन के लिए भेजा और अंत में 12 जुलाई 1514 ईस्वी पर चंदेरी पर अधिकार कर लिया। और 1531 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया और मल्लू खां और कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। उसी समय शेर शाह ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात मालवा पर आक्रमण किया, जिसके भय से कादिर शाह गुजरात पर चला गया। शेर शाह ने सुजायत खां, हाजी खां और जुनैद खां को हंडिया, सतबास, धार और मांडू में सूबेदार नियुक्त किया तथा 1543 ईस्वी में रायसेन पर पूरनमल के विरुद्ध आक्रमण कर विजय प्राप्त की तथा सुजायत खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर वापस चला गया। 1556 ईस्वी में सुजायत खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मियाँ बाईजीद खां जो मालवा का सुल्तान बना, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार के उद्देश्य से गढ़ा राज्य जो गोंड शासक रानी दुर्गावती पर उनके आक्रमण किए, किंतु वह असफल रहा। इसके बाद वह अपनी रानी रूपमती के साथ संगीत व ललित कलाओं के लिए उन्नयन में व्यस्त हो गया और उसने मालवी गुजरी, मूल कल्याण, रागनी, तौड़ी राग, बाज खानी, ख्याल आदि रागों की रचना की हुई थी। आप जानते हैं नेवाड़ में फारूकी शासन के बारे में कि नेवाड़ में फारूकी शासन का किस तरीके से प्रशासन चल रहा था। 15वीं से 16वीं शताब्दी में वर्तमान मध्य प्रदेश की पश्चिमी खान क्षेत्र के फारूकी राजवंश के अधिकार क्षेत्र में रहा। यह क्षेत्र ताप्ती नदी तट पर स्थित था, जिसका संस्थापक मलिक राजा था। उस समय असीरगढ़ पर आसा अहीर नामक एक राजा शासन करता था, जिसने मलिक राजा का स्वामित्व स्वीकार किया हुआ था। 1398 ईस्वी में मलिक राजा ने दिल्ली सल्तनत में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और उसने पुत्र नासिर का विवाह मालवा के प्रथम गौरी शासक दिलावर खान की पुत्री के साथ किया हुआ था। उस समय असीरगढ़ किले के दक्कन के रास्ते पर पहरुआ जो पहरेदार अर्थात दक्षिण का प्रवेश द्वार जिसे माना जाता है, वह मलिक राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मलिक नासिर गद्दी पर बैठा हुआ था और उसने असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया और अपने धर्मगुरु संत जैनुद्दीन की सलाह पर उसने ताप्ती नदी के दोनों तट पर जैनाबाद और बुरहानपुर की स्थापना की हुई थी। नासिर खान के पश्चात उसका पुत्र मीरन आदिल खान गद्दी पर बैठा 1437 से 1441 के बीच। यह संभवतः 1441 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके पश्चात उसका पुत्र मीरन मुबारक खान गद्दी पर बैठा। उसने 16 वर्षों तक शांतिपूर्ण शासन किया हुआ था। अब आता है कि इसका विस्तार जो किया गया, मीरन मुबारक खान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने आदिल खान द्वितीय जो 1457 से 1530 तक शासन किया। उसने आदिल खान द्वितीय ने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार गोंडवाना की गढ़माला तथा झारखंड तक शासन किया हुआ था तथा शाही झारखंड की उपाधि धारण की हुई थी। उसने गुजरात को कर देना बंद करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया हुआ था और उसके संरक्षण में राज्य में उत्तम वस्त्रों के निर्माण में व्यापार तथा कृषि में विस्तार हुआ था तथा 1503 ईस्वी में खानदेश के इस सफल शासक की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इस वंश के शासक क्रमशः दाऊद खां, गजनी खां, आदिल खां तृतीय, मीर मोहम्मद शाह, मुबारक खां द्वितीय,
द्वितीय हुए। 1576 ईस्वी में रजा अली खां आदिल खां गद्दी पर बैठा और रजा अली खां ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद के साथ किया और अपना विवाह अबुल फजल की बहन के साथ किया हुआ था। रजा अली खां ने सीरगढ़ के किले में 1588 ईस्वी में जामा मस्जिद तथा 1589 ईस्वी में 3 तोपों का निर्माण कराया हुआ था, जिसे 1596 ईस्वी में एक बारूद खाने में अचानक विस्फोट होने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र बहादुर खां उर्फ जिक्र खां उत्तराधिकारी बना और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया हुआ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने बुरहानपुर पर आक्रमण किया और असीरगढ़ किले पर भी अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर निमाड़ में जो फारूकी वंश का शासन था उसके बारे में पढ़ा गया। अब जानते हैं सबसे मुगल शासन के बारे में। जो मुगल शासन का क्या मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतिहास रहा। मुगल शासन का जो 1526 में स्टार्टिंग हुई थी वह पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात ग्वालियर बाबर के द्वारा चंदेरी, ग्वालियर और कालपी पर अधिकार कर लिया गया था, जिसमें मुगल वंश का संस्थापक जो था वह बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में 1528 में पराजित किया हुआ था और उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं कामरान के साथ कर दिया था। तब कालिंजर का दुर्ग जो था वह मुगलों के आधिपत्य में चला गया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित कर बाबर ने पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन कर लिया और हुमायूं के शासनकाल में बहादुर शाह ने पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन हुमायूं ने उसे पराजित कर मालवा को मुगल शासन के अधीन कर लिया और उस समय कालिंजर के चंदेल राजा ने भी हुमायूं की अधीनता स्वीकार की हुई थी। इसी तरीके से 1561 से 1562 ईस्वी में अकबर के समय में, जिसका शासनकाल 1555 से 1605 ईस्वी तक चला, ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर अधम खान और पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व में आक्रमण किया हुआ था तथा सारंगपुर की लड़ाई में इसमें बाज बहादुर परास्त हुआ। उसने रानी रूपमती से आत्मदाह कर लिया था। रानी रूपमती ने भी आत्मदाह कर लिया था इस लड़ाई में जब बाज बहादुर परास्त हुआ था। उज्जैन के समय धर्मत युद्ध हुआ, जो औरंगजेब ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को पराजित कर बादशाह पर पदवी धारण की हुई थी। और यह धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन में। अब आते ही यह मालवा के जो प्रमुख शासक रहे उनके संदर्भ में मध्य प्रदेश के जो अधिकार क्षेत्र में लिए गए और किसके द्वारा शासन किया गया, इसका संदर्भ देखा गया। अब जानते हैं गड़ा के गोंड वंश के बारे में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा। गड़ा का गोंड वंश 15वीं सदी के प्रारंभ में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य गोंड राजाओं का एक समृद्ध राज्य स्थित था, जो गड़ा, गढ़कटंगा और गड़ा मंडला नाम से प्रसिद्ध है। किस किस नाम से प्रसिद्ध है? गड़ा, गढ़कटंगा और गड़ा मंडला के नाम से प्रसिद्ध है। रामनगर के संस्कृत शिलालेख में यादवराज से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। यह शिलालेख 1667 ईस्वी में गड़ा के शासक हृदय शाह के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। गड़ा राज्य के महानतम शासक संग्राम शाह ने के सिक्कों में उसे पुलत्सय की उपाधि दी गई, वंशी कहा गया, जिसमें आमरण दास उर्फ संग्राम शाह जो 1510 से 1513 ईस्वी के मध्य जो सती के लेख पर आधारित है सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने 1516 ईस्वी में आमरण दास और संग्राम शाह की पदवी धारण की हुई थी। इसी के साथ ही रामनगर शिलालेख में गणेश निर्वर्णनम शिलालेख में उल्लेख है कि संग्राम शाह के उत्तराधिकारी में 52 गढ़ थे, जिसमें संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात 1543 ईस्वी में उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर बैठा और 1550 ईस्वी में दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी विधवा पत्नी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और दुर्गावती ने आधार, कायस्थ और मान ब्राह्मण नामक 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों की सलाह से अपने नवजात पुत्र बी नारायण को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसी समय मानिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खान ने शाही आज्ञा लेकर गड़ा राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब उस समय रानी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपनी कटार खोप कर आत्महत्या कर ली और अकबर ने गड़ा राज्य पर को अपनी सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। परंतु दलपत शाह के भाई चंद्र शाह ने बादशाह से अनुमति लेकर निम्नलिखित 10 गढ़ों पर 1576 तक ईस्वी तक शासन किया, जिसमें रायसेन, कारूबाग, कुरवाई, भोपाल, भौरासी, गढ़गुनौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़, मकड़ाई इसके अंतर्गत ये प्रमुख रियासतें आती हैं। इसके बाद जो उसका छोटा पुत्र था उसने मधुकर शाह जो था वह सिंहासन पर बैठा और इसके शासनकाल में निर्मित पीतल के चौकोर सिक्के प्राप्त हुए, जो संवत 1664 ईस्वी में सिक्के में एक और देवनागरी लिपि में श्री कृष्ण श्री मधुकर शाह और दूसरी ओर देवनागरी लिपि में गढ़ संवत 1664 और फारसी लिपि में मधुकर शाह अंकित था।
1731 ईस्वी में मधुकर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शिवराज शाह शासक बना, जिसने 1742 ईस्वी में पेशवा ने गढ़ा पर आक्रमण कर मंडला के दुर्ग को जीत लिया और 1749 ईस्वी में शिवराज शाह की मृत्यु के बाद दुर्ग शाह सत्तारूढ़ हुआ, परंतु उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद निजाम शाह गढ़ा का शासक बना। उसने गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य संग्रह के रचयिता संस्कृत कवि लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। नरहरि शाह अंतिम गौड़ शासक था, जिसे 1781 ईस्वी में संपूर्ण गढ़ा मंडला पर मराठा शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। अब आता है तोमर वंश के बारे में कि तोमर वंश के संदर्भ में कौन कौन से शासक रहे, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि सबसे पहले ग्वालियर के तोमर राजाओं का मूल स्थान जो था वह तंवरघर था। यह गोपांचल ग्वालियर के उत्तर में स्थित मुरैना के आसपास के क्षेत्र को तमरघर या तोमर गृह कहा जाता था। ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में वीर सिंह देव के द्वारा की गई थी, जिसमें उसने वीर सिंह वालोक नामक ग्रंथ की रचना की हुई थी। कब की हुई थी? यह 1382 ईस्वी में वीर सिंह और लोकवंश की नामक ग्रंथ की स्थापना की थी। उसे सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने गोपांचलगढ़ या ग्वालियर का प्रशासक नियुक्त किया था तथा 1400 ईस्वी में वीर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र उदयनारायण देव जो 1400 से 1402 ईस्वी तक ही ग्वालियर का राजा बना। 1402 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक के प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल खान ने भी आक्रमण किया, जिसका सामना वीर सिंह के पुत्र वीरदेव के द्वारा किया गया। मितावली में गोल मंदिर के पास एक प्राप्त शिलालेख में वीरदेव को उसकी वीरता के कारण तेजोरित्तम कहा जाता है और इसके पश्चात ग्वालियर के अगले शासक गणपति देव जो 1423 से 1425 ईस्वी तक बने। उन्होंने गणपति देव के शासनकाल में मालवा के शासक होशंग शाह ने ग्वालियर में विजय प्राप्त करने के असफल प्रयास किए हुए थे। गणपति देव के बाद उसका पुत्र डूंगर सिंह जो 1425 से 1454 ईस्वी में ग्वालियर का शासक बना। उसने डूंगर सिंह के बाद उसका पुत्र कीर्ति सिंह या कीर्तिपाल ग्वालियर का शासक बना। उसके शासनकाल के दौरान बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और इसमें गढ़ कुंडार के मलखान सिंह से उसकी सहायता प्रदान की हुई थी। इसके पश्चात कल्याणमल ग्वालियर का शासक बना। कल्याणमल के मुँह में कहा गया और उसमें सुमेल चित्र नामक ग्रंथ की भी रचना की हुई थी। कल्याणमल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मानसिंह तोमर था, जिसे इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था और उसने 1486 से 1516 ईस्वी तक ग्वालियर में शासन किया, जिसका उल्लेख रोहितासगढ़ शिलालेख में मिलता है। इसी के साथ ही 1500 ईस्वी में मानसिंह ने भी अपने प्रतिनिधि निहाल सिंह को सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा हुआ था तथा 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण करके यहाँ के किलों को जीत लिया और इस युद्ध में मानसिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। मानसिंह के द्वारा ग्वालियर के किले पर मान मंदिर तथा गुजरी महल का निर्माण कराया गया, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो मानसिंह के द्वारा इनका मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण कराया गया। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना भी मानसिंह के द्वारा की गई तथा मानसिंह द्वारा सिंचाई हेतु अनेक झीलों का निर्माण भी करवाया गया। अब प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी में मानसिंह और उसकी गुजरी रानी मृगनयनी का चित्रण भी किया हुआ है, इसके संदर्भ में है। मानसिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विक्रमादित्य जो 1517 से 1523 में गद्दी पर बैठा, वह विक्रमादित्य तोमर वंश का अंतिम शासक बना, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसे मारा गया। इस प्रकार 125 ईस्वी में ग्वालियर राज्य में तोमर राजवंश का अंत हो गया। तो यहाँ पर 125 वर्ष तक शासन करने के पश्चात ग्वालियर में तोमर राजवंश का अंत हो गया। अब पढ़ते हैं बुंदेला राजवंश के बारे में कि बुंदेला वंश के बारे में कि इनके संस्थापक कौन रहे और इसके शुरुआती काल से अंतिम काल तक पढ़ते हैं। बुंदेला शासक सोहनपाल ने खंगारों को पराजित कर बुंदेला राज की स्थापना की हुई थी, जिसमें वीर बुंदेला ने 13वीं सदी में मऊ माहोनी में अपनी नवीन राजधानी बसाकर बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया हुआ था और उसके बाद उसके पुत्र अर्जुन पाल ने मऊ माहोनी के आसपास के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। 1231 ईस्वी में अर्जुन पाल के निधन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल बुंदेलखंड की तत्कालीन राजधानी
मऊ का शासक बना और इस वंश के अन्य उत्तराधिकारी सहजेंद्र, नानक देव, पृथ्वीराज, रामचंद्र, मेदिनीमल, अर्जुन देव, मल खान से बुंदेला हुए, जो गढ़ कोडार जिले से अपना शासन करते थे। 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी तथा इस वंश में चंपत राय व छत्रसाल प्रतापी राजा हुए। छत्रसाल को महाबली व बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता और उन्होंने पन्ना राजवंश की स्थापना की हुई थी। तो यह बुंदेला राजवंश के प्रमुख शासक रहे उनके संदर्भ में है। अब आता है कि मलखान सिंह की मृत्यु के पश्चात 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला गद्दी पर बैठा। उसने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया और उसके उत्तराधिकारी भारती चंद्र, जो 1539 से 1554 तक ओरछा का दुर्ग, परकोटा, राजा राम मंदिर, शहर दीनपनाह आदि का निर्माण भी कराया गया था। 1554 ईस्वी में मधुकर शाह बुंदेला ओरछा का शासक बना। उसके शासनकाल में अकबर ने सादिक खां के नेतृत्व में ओरछा पर आक्रमण किया, जिसमें मधुकर शाह कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी युद्ध में मधुकर शाह के पुत्र हारियल देव की भी मृत्यु हो गई थी। 1592 ईस्वी में मधुकर शाह की मृत्यु के पश्चात राम शाह बुंदेला को ओरछा का शासक बना तथा वीरसिंह देव को द्वितीय के उत्तर पश्चिम में स्थित बड़ौनी की जागीर प्रदान की गई, जिसमें वीरसिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में सलीम, जो कि जहांगीर के कहलाने पर सराय बरार में अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल का वध कर दिया था। 1627 ईस्वी में वीरसिंह बुंदेला का जो ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह ओरछा का शासक बना। उसने 1635 ईस्वी में उसकी हत्या के पश्चात देवी सिंह बुंदेला, जो ओरछा की गद्दी पर बैठा, किंतु 1641 ईस्वी में शाहजहां ने पहाड़ सिंह को ओरछा का शासक नियुक्त कर दिया। पहाड़ सिंह के पश्चात सुजान सिंह बुंदेला, जो 1652 से 72 ईस्वी में, और इंद्रमणि बुंदेला, जो 1672 से 1675 ईस्वी में, यशवंत सिंह 1675 से 1684 ईस्वी, भगत सिंह 1684 से 1689, उदोत सिंह 1689 से 1736 ईस्वी आदि में ओरछा के शासक हुए थे। इस वंश में विक्रमादित्य सिंह बुंदेला, जो 1776 से 1817 ईस्वी में शासक हुए, जिन्होंने देवगढ़ के किले का निर्माण कराया, किंतु मराठों की शक्ति से भयभीत होकर 1783 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी ओरछा से ठेहर के, जो कि टीकमगढ़ में स्थित है, उसको टीकमगढ़ में स्थानांतरित किया। यह बुंदेलखंड राज्य के बारे में, जिसमें प्रमुख शासक हुए जिसके द्वारा यह राजधानी परिवर्तन हुआ, किस तरीके का क्रम रहा, उसको देखा। अब जानते हैं बघेलखंड राज्य के बारे में, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख राजवंश है। इस राजवंश को 1536 ईस्वी में बघेल राज्य की स्थापना गुजरात से आए दो बघेल भाई बीसल देव, भीमल देव ने की हुई थी। बाद में बीसल देव अहिलवाड़ चला गया, जहां पर वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर 1538 ईस्वी में अहिलवाड़ के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का प्रधानमंत्री बन गया। भीमदेव द्वितीय के पुत्र अनेक देव ने गोहरा जागीर का विस्तार कर उसके एक छोटे राज्य का रूप प्रदान कर दिया और नानंग देव का पुत्र जो था बालन देव उसका उत्तराधिकारी बना। बालन देव के पुत्र बल्लार देव ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की हुई थी तथा उनके द्वारा बल्लार देव के पुत्र सिंहदेव ने भी त्रिवेणी प्रयाग में जल की समाधि ले ली। बल्लार देव का जो पौत्र बीरम देव रहा उसका उत्तराधिकारी बना, जो अपने पितामह से अधिक शौर्यवान और महत्वाकांक्षी था। उस समय बघेलखंड और कालपी का विभाजक रेखा भी कैन नदी थी। बीरम देव के पश्चात उसका पुत्र नरहरि देव हुआ और उसने 1443 ईस्वी में महमूद सर्की को कालपी अभियान में सहयोग प्रदान किया। 15वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन के समय गहोरा की राजधानी वीरसिंह बघेल आसीन था तथा वीरसिंह बघेल राजा बीरभानु ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं की सहायता की हुई थी। 1555 ईस्वी में बीरभानु की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रामचंद्र देव बघेल राज्य का शासक बना। उसने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की और वह अकबर का समकालीन था। संगीत सम्राट तानसेन राजा रामचंद्र देव के दरबारी कवि थे, जिनकी ख्याति सुनकर अकबर ने 1562 ईस्वी में जलाल खान कोरची को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन के दरबार में बुलवाया हुआ था। किसके द्वारा भेजकर? जलाल खान कोरची को। 1569 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग प्राप्त करने के लिए अकबर ने अपनी सेना बांधवगढ़ भेजी तथा फरवरी 1584 ईस्वी में रामचंद्र देव और उस अकबर की बहन फतेहपुर सीकरी में हुई थी। 1592 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर
ने उसके पुत्र वीरभद्रदेव को राजा की पदवी देकर बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया और वीरभद्रदेव की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क सुपुत्र विक्रमाजीत बांधवगढ़ की गद्दी पर बैठा तथा 1594 ईस्वी में अकबर ने विक्रमादित्य को बच्चेयुक्त कर त्रिपुरदास को बांधवगढ़ का सूबेदार बनाया, जिसने 1601 तक मुगलों के अधीन बांधवगढ़ राज्य का शासन किया। 1602 ईस्वी में अकबर ने वीरभद्र के दासी पुत्र जिझोरधन को बांधवगढ़ की राजधानी राजगद्दी पर बिठाया, जिसे 1605 ईस्वी तक शासन किया तथा 1619 ईस्वी में जहांगीर ने बांधवगढ़ का क्षेत्र वीरभद्र के पुत्र विक्रमादित्य को दे दिया और 1642 ईस्वी में विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात अमर सिंह गद्दी पर बैठा और जो मुगलों के अच्छे संबंध चाहता था। जहांगीर ने उसके राजा की पदवी प्रदान की। उसके पश्चात 1640 ईस्वी में अनूप सिंह गद्दी पर बैठा। अनूप सिंह ने भी राजपूताना में बूंदी के हाड़ा, उदयपुर के सिसोदिया, अजमेर के कछवाहा घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसके समय में पहाड़ से बुंदेला ने बघेलखंड पर आक्रमण किया हुआ था। इस काल में बांधवगढ़ किला नष्ट हो गया और रीवा बघेलखंड की नई राजधानी बन गई। अनूप सिंह के बाद भाव से, अनिरुद्ध से, अवधूत से बघेलखंड की गद्दी पर बैठे और उसके बाद शासक अजीत से, जय सिंह, विश्वनाथ से, रघुनाथ से हुए, जिसमें रघुराज सिंह के समय में गोविंदगढ़ महल का निर्माण करवाया गया और इस समय राजवंश में अन्य शासक रुद्रराज से, बैकंठ रमन से, गुलाब से और मार्तंड सिंह इसके समय प्रमुख राजा हुए। और अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के इतिहास के बारे में, जिसमें अभी तक हमने बघेलखंड राज्य के बारे में पढ़ा, बुंदेलखंड राज्य के बारे में पढ़ा, तोमर वंश के बारे में पढ़ा, मुगल सम्राट के बारे में, गढ़ा के गोंड वंश के बारे में, नेवाड़ के फारूकी वंश में, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, जो कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में रहा। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के इतिहास के बारे में कि मध्य प्रदेश का आधुनिक काल किस तरीके से रहा, कौन कौन सी रियासतें अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची, भोपाल की बेगमों के बारे में भी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के बारे में और जो प्रमुख नरसंहार एवं सत्याग्रह हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश का आधुनिक काल का इतिहास 1703 ईस्वी में नीमा सिंधिया ने बरार और मालवा पर आक्रमण किया हुआ था, किंतु वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका और 1709 ईस्वी में उदाजी पवार ने कुछ समय के पहले ये मांडू को अपने अधीन कर लिया था। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया हुआ था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर, गराणू जी सिंधिया के साथ 1724 ईस्वी में नर्मदा नदी पर आक्रमण किया हुआ था। उसके पश्चात 1733 ईस्वी में मल्हार जी होलकर, राणू जी सिंधे, पिलाजी जाधव ने मालवा, नरवर दतिया तथा ओरछा के लगभग 3 लाख रुपए वसूल किए हुए थे। पिलाजी जाधव की वीरता से प्रसन्न होकर छत्रपति द्वारा 17 नवंबर 1734 ईस्वी को पोहेली, हवेली, शिवपुरी तथा नरवर क्षेत्र प्रदान किए हुए थे। इनके संदर्भ में 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया तथा युद्ध के पश्चात दोराज राय की संधि हुई, जिसमें निजाम में नर्मदा तथा चंबल नदी के मध्य में सभी क्षेत्रों पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। 1740 ईस्वी को बाजीराव पेशवा ने हंडिया तथा खरगोन पर अधिकार हेतु प्रस्थान किया, किंतु 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में राव खेड़ी में ज्वर से पीड़ित होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई तथा यहीं पर उन्होंने समाधि निर्मित की हुई थी। तो यह बाजीराव पेशवा के बारे में। आप जानते हैं इसकी प्रमुख रियासत वंश के बारे में, जिसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख रियासत थी होलकर रियासत, फिर सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं होलकर रियासत के बारे में कि इस होलकर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई और इसका जो क्रम रहा, इसमें कौन कौन से प्रतापी राजा रहे, उन सब के बारे में विस्तृत में पढ़ते हैं कि पेशवा बाजीराव ने 1732 ईस्वी में एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा होलकर, सिंधिया, पवार साझेदारों के मध्य संधि स्थापित की थी, जिसके अधिकार क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। मालवा प्रदेश में इंदौर, देवालपुर और बेटमा सहित लगभग 28 परगने शामिल थे और इस व्यवस्था में मालवा में मराठा राज्य की नींव पड़ी, जिसमें होलकर जो इंदौर में शासनरत थे, सिंधिया जो कि ग्वालियर में, आनंदराव पवार में, तुकोजी देवास बड़ी पांति में, शिवाजी देवास छोटी पांति में से सम्मिलित रहे।
पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया और 26 मई 1766 ईस्वी को आलमपुर में मल्हार राव होलकर की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उनकी समाधि भिंड जिले में स्थित है। उसके पश्चात उनके पुत्र मालेराव होलकर, जो खांडेराव के पुत्र के नाम से मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से प्रशासन का कार्यभार संभाला और मल्हार राव होलकर के विश्वास पात्र अधिकारी तुकोजी होलकर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया हुआ था। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई और अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन कार्य संभाला, किंतु 15 अगस्त 1797 को उनकी मृत्यु भी हो गई। होलकर वंश के शासकों में काशीराव, यशवंतराव प्रथम, तुलसाबाई, जो मल्हार राव होलकर के नाम पर ने शासन की बागडोर संभाली और होलकर वंश के शासक तुकोजी तृतीय के समय मध्य भारत में इस राज्य में विलय हो गया। तो यहाँ पर होलकर रियासत के बारे में पढ़ा। अब जानते हैं सिंधिया वंश के बारे में, जो कि सिंधिया रहे। सिंधिया के संदर्भ में पढ़ते हैं कि यह कहाँ किस तरीके से इनका शासनरत रहा, जो कि ग्वालियर पर शासनरत थे। सिंधिया वंश के जो संस्थापक थे वह राणोजी सिंधे थे, जो कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित थे, जिन्होंने 1729 ईस्वी में अमझेरा के युद्ध में राणोजी से वीरता का प्रदर्शन किया तथा पुणे दरबार में राणोजी को होलकर वंश के समान भागीदारी दी गई थी, जिन्होंने उन्हें उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए थे। 1732 ईस्वी में मालवांचल के विभाजन के संबंधी दस्तावेज के अनुसार राणोजी के नियंत्रण में सुजालपुर तथा सुंदरशी था, जो कि 1753 ईस्वी में सिंधिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में डोबरी, बोराड़, हाटोली को मिला लिया था और 1766 ईस्वी में उत्तर भारत की आय के बंटवारे से पेशवा सरकार को 46% तथा होलकर एवं सिंधिया को 21% प्राप्त होता था। 1745 ईस्वी में राणोजी की मृत्यु के पश्चात सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया सत्तासीन हुआ और उसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया तथा 1765 में गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला छीन लिया गया तथा महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण में मुक्त कराया और उसके बदले में मुगल सम्राट ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री बनाकर सभी प्रशासनिक अधिकार दे दिए। 1810 ईस्वी में एक सिंधिया की राजधानी उज्जैन थी, किंतु इसके पश्चात दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। सिंधिया वंश के अन्य उत्तराधिकारी, जिनमें जानकोजी राव और जयाजी राव, माधोराव एवं जीवाजी राव रहे। 5 जून 1925 को माधोराव सिंधिया की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अल्पवयस्क पुत्र जीवाजी राव सिंधिया को ग्वालियर की गद्दी पर बिठाया गया। तो इनकी मृत्यु के बाद किनको ग्वालियर की गद्दी पर बिठाया गया? जीवाजी राव सिंधिया को। जीवाजी राव के वयस्क होने पर सियासत का प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया गया। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का विवाह राजमाता विजयाराजे से हुआ था और विजयाराजे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका मृदुला सेन ने एक रानी ऐसी भी के नाम से राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जीवनी को लिखा हुआ है। नवंबर 1936 में जीवाजी राव को महाराजा के पूरे अधिकार सौंप दिए गए तथा अप्रैल 1948 ईस्वी में दिल्ली में के मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों का संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे मध्य भारत का नाम प्रदान किया गया। और मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य भारत का राज्य प्रथम राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई गई। अब पढ़ते हैं ग्वालियर की संधि के बारे में, जो कि 1817 ईस्वी में हुई थी। पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग एवं ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि हुई थी तथा मंदसौर की संधि के बारे में, जो कि 1818 ईस्वी में हुई थी। यह संधि इंदौर के मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के मध्य 1818 ईस्वी को हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें होलकर को सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्रों में अंग्रेजों को देना पड़ा और वेलीजली के दौरान 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी तथा यह यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा हुआ था इस संधि के दौरान। तो उसके होलकर रियासत के जो सिंधिया रियासत रहे, होलकर रियासत के
बाद जो सिंधिया रियासत है इनके संदर्भ में जो ग्वालियर की संधि हुई वर्ष 1817 में हुई, और जो मंदसौर की संधि 1818 में, 1805 में यशवंतराव होलकर ने राजपुर घाट के साथ इनकी संधि हुई, जो कि जिससे उनको चंबल की उत्तरी भाग और बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था। अब पढ़ते हैं भोपाल रियासत के बारे में कि भोपाल रियासत की स्थापना किनके द्वारा की गई। भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के एक अफगानी सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723 से 1724 ईस्वी में की थी। उसने रानी कमलापति की सहायता से भोपाल राज्य उपहार में मिला था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर स्थित जगदीशपुर को जीतकर से अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम इस्लाम नगर रखा। मोहम्मद खान ने सीहोर, आस्था, खिलजीपुर, गिन्नौरगढ़, देवीपुरा आदि स्थानों को जीतकर नवाब की उपाधि धारण की और 1728 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल राज्य का प्रथम नवाब बना तथा मार्च 1818 ईस्वी में मोहम्मद खान के शासनकाल में एंग्लो भोपाल संधि हुई थी। अब पढ़ते हैं भोपाल की बेगमों के बारे में, जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है कुदसिया बेगम, जिसे गौहर बेगम भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल 1819 से 1837 ईस्वी में रहा। ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। इन्होंने जामा मस्जिद और गौहर महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया। सिकंदर जहां बेगम पढ़ते हैं नेक्स्ट बेगम सिकंदर जहां बेगम, जिन्होंने शासनकाल 1844 से 1868 ईस्वी तक चला। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और इनके द्वारा मोती मस्जिद, मोती महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया गया। अब पढ़ते हैं शाहजहां बेगम के बारे में, जिन्होंने 1868 में 1901 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण कराया और भोपाल में लाल कोठी, जो कि राजभवन के नाम से प्रसिद्ध है, का भी निर्माण कराया। के खुसरो जहां बेगम, जो सुल्तान जहां बेगम के नाम से जानी जाती हैं, जिनका शासनकाल 1901 से 1926 ईस्वी तक रहा। इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। इन्होंने एक नया महल नूर आवोस सभा भी बनवाया, जो वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर भी थी। कौन थी? के खुसरो जहां बेगम, जिन्हें सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं बेगम साजिदा सुल्तान, जो कि 1961 से 1995 तक शासनकाल रहा। बेगम साजिदा सुल्तान के खुसरो जहां बेगम द्वारा तथा हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी थी। हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी पुत्री बेगम आबिदा सुल्तान भारत के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में जाकर बस गई और इसी समय हमीदुल्ला खान की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान भोपाल की नई नवाब बनी। बेगम साजिदा का विवाह पटौदी के राज नवाब इफ्तियार खान अली खान से हुआ, इसलिए वह नवाब पटौदी को भोपाल का नवाब भी कहा जाता है। ये प्रमुख भोपाल की बेगमें रही, इनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रमुख विद्रोह हुए उनके बारे में कि कौन कौन से विद्रोह हुए। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य करना था। अप्पाजी भोसले ने अरब सैनिकों के सहयोग से मुल्ताई, बैतूल में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। 1833 ईस्वी में रायगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और 1842 ईस्वी की दुर्भी संधि में असंतुष्ट होने के कारण सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के प्रमुख नायक भरोत जो के मधुकर साय, चंद्रपुर के जमींदार जवाहरहट सिंह बुंदेला, मदनपुर नरसिंहपुर के गौड़ जमींदार दिलहन साय और हीरापुर के किरण साय थे। इसके प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, ये प्रमुख रहे जिन्होंने 1842 ईस्वी में दुर्लभी की संधि की असंतुष्टि के कारण इनके विरुद्ध जो विद्रोह किया हुआ था। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के बारे में कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के मध्य प्रदेश का स्थान भी महत्वपूर्ण रहा। यह इनका विद्रोह यह 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल चलकर घुड़सवार सैनिकों के द्वारा यह आरंभ किया हो गया था, किंतु कर्नल CB सोवर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्हा खेड़ा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया।
शेख रजमान के नेतृत्व में अश्वरेही सैन्य टुकड़ी ने सागर विद्रोह किया और शंकर शाह तथा उनके पुत्र गड़ामंडला राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला, जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया तथा 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह में भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल ड्यूरेन, कर्नल स्कॉट को टेरबन और कैप्टन लुडवा और कोव को शरण दी हुई थी। महू में 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, किंतु ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने इस विद्रोह का दमन किया और 4 अप्रैल 1858 को झांसी पर सर हीरोज ने आक्रमण किया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और 17 जून 1858 ईस्वी में रॉयल आयरिश के विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप कोटा की सराय में वीरगति को प्राप्त हो गई। 1857 ईस्वी में के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, जो कि इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ने छापामारी रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई तथा तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को सिंधिया की एक सामंत मानसेन ने षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। तो इनके संदर्भ में है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। अब जानते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोहियों के बारे में कि इनके विद्रोही कौन कौन से रहे। इसमें तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे कानपुर, झांसी, ग्वालियर के से संबंधित थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी से, टाट्या भील खरगोन से, शेख रमजाय सागर से, झलकारी बाई जो कि लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, वह झांसी से संबंधित थे। राजा ठाकुर प्रसाद जो राघवगढ़ से संबंधित थे, नारायण से जो रायपुर से संबंधित थे, शहादत खां महू से संबंधित थे, रानी शहादत खां महू से, रानी अवंतीबाई रामगढ़ से संबंधित थी, भीमा नायक मंडलेश्वर खरगोन से, गिरधारी बाई जो कि अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, वह भी रामगढ़ से संबंधित थे, तथा शंकर शाह गड़ामंडला से, श्री बहादुर मंडला से, देवी सिंह मंडला से, सुरेंद्र भाई संबलपुर छत्तीसगढ़ से, डेलन शाह नरसिंहपुर से संबंधित थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनसे संबंधित यह प्रमुख स्थल रहे। मंडलेश्वर में भी वर्ष 1857 के विद्रोह का व्यापक प्रभाव रहा था। यहाँ बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेब्स की विद्रोहियों द्वारा हत्या करने के पश्चात 2 वर्ष तक शासन किया, किंतु 1859 ईस्वी में यहाँ पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा विद्रोही सैनिकों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की, जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया। उन्होंने मंडला के समीप खेती गांव में ब्रिटिश सेनापति बॉर्डन से युद्ध करके उसे पराजित किया तथा रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार की हत्या कर पुनः आधिपत्य स्थापित कर दिया था। दिसंबर 1857 में अंग्रेज सेनापति बॉर्डन ने रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः गढ़मंडला पर आक्रमण कर रामगढ़ किले को घेर लिया और 20 मार्च 1858 ईस्वी में युद्ध की पराजय में आशंका से अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका के बारे में कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या मध्य प्रदेश की भूमिका रही। वर्ष 1891 में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के आयोजन करने का निर्णय लिया हुआ था। और वर्ष 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हरिसिंह गौर ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की मांग की हुई थी। और 1904 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की गई थी और लगभग इसी समय खंडवा में सुबोध सिंधु तथा जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने वर्ष 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया और 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की हुई थी।
20 मार्च 1919 को खंडवा के मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दादा साहेब खारपेड़े ने की हुई थी। इसमें रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन को जबलपुर में भी हुआ, जिसमें विक्टोरिया टाउन हॉल, जो कि वर्तमान का गांधी भवन है, ने सर्वप्रथम झंडा फहराया और यह कार्य दमोह निवासी श्री प्रेमचंद उस्ताद के द्वारा किया गया था। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह के बारे में, जिसमें पहला आता है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह को मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद हुआ था। यह विवाद तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्यों में 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रुद्ध होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया हुआ था। इसके संदर्भ में यह झंडा सत्याग्रह हुआ। सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह का आरंभ किया, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी के द्वारा किया गया था। सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ और इसके पश्चात नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बन गया। सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा गया था तथा 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयंसेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दी और इस जुलूस के नेतृत्व में माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने इसका नेतृत्व किया हुआ था। यह झंडा सत्याग्रह के संदर्भ में। अब पढ़ते हैं जंगल सत्याग्रह के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी, जो कि बैतूल क्षेत्र में स्थित है, कि आदिवासियों ने सत्याग्रह किया और झट्टा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। इसका नेतृत्व डीपी मिश्रा, लाला राम वाजपेयी आदि नेताओं ने किया और यह आंदोलन बैतूल, बंजारी ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, ढूरिया, घुनगुटी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ था। इस जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र, जो कि बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के हेतु गंजल सहकोरकू के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे, तो उसके संदर्भ में यह जंगल सत्याग्रह हुआ। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के नमक सत्याग्रह के बारे में। मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह भी वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास तथा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई तथा नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून को तोड़ा गया। अब पढ़ते हैं चरण पादुका नरसंहार के बारे में, जो कि प्रमुख नरसंहार रहा। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाई तथा इस नृशंस हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 26 लोग घायल हो गए। शहीद होने वालों में पिपट के सेठ सुंदरलाल बोहरा, छीरू कुर्मी, बंधैया के हलकई अहीर, खिरवा के धर्मदास, गुना जो बुरवा के रामलाल शामिल थे। इसके पश्चात 21 व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए, जिनमें सरजू दउआ को 4 वर्ष, शेष 20 व्यक्तियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। तथा चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम की भी संज्ञा दी जाती है। इस नरसंहार ने पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित कर 1939 ईस्वी में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना की और जिसमें राम सहाय तिवारी, जो कि हरपालपुर में इनके अध्यक्ष थे, चुना गया तथा इस समय सेवाग्राम 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने 10 माह के राष्ट्रव्यापी हरिजन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर पहुंचे हुए थे। अब पढ़ते हैं पंजाब मेल हत्याकांड के बारे में कि पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ और किसके संदर्भ में किया गया। 23 से 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, जो कि दमोह के शासक थे, देवनारायण तिवारी, दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी थी, जिसके उपरांत 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी और दलपत राय को काला पानी की सजा दी गई। इसके संदर्भ में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ। अब पढ़ते हैं सोहावल का नरसंहार के बारे में कि सोहावल का नरसंहार
सतना जिले में बीरशेपुर के समीप हिनौता ग्राम में 10 जुलाई 1938 को सुहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुर्द निवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह रामसरय गौतम और मंदिर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड को माजन गोलीकांड हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सोहावल के नरसिंहार को। अब पढ़ते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में, जो कि 1939 में हुआ था। जबलपुर में 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस का 52वां अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर और कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो उस समय जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो उस टाइम पे क्या प्रमुख घटनाक्रम हुआ? जब पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्य गतिविधियां चलती रहीं जो अन्य क्षेत्रों में। अभी तो स्पेसिफिक पोर्शन को देखा कि किस किस क्षेत्र में यह सत्याग्रह रहे, कौन से नरसंहार हुआ, कौन सा हत्याकांड रहा। अब पढ़ते हैं कि अन्य क्षेत्रों में कौन कौन सी गतिविधियां चलती रहीं। रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरता स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ थे, जिनसे प्रेरणा से 1920 ईस्वी में रतलाम कांग्रेस समिति की स्थापना की गई तथा मोहम्मद उमरा खान इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1931 को रतलाम में महिला सेवा दल की स्थापना भी की हुई थी और वर्ष 1922 में मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत के सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तथा 1934 में झाबुआ में प्रजामंडल के निर्देशन में शराबबंदी की गई, हरिजन उद्धार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि आंदोलन भी किए गए। वर्ष 1934 ईस्वी में भोपाल रियासत में मौलाना तरजीम मशरिकी खान साकिर अली खान द्वारा अंजुमन खुद्दाम ए वतन की भी स्थापना की हुई थी। वर्ष 1937 में मास्टर लाल सिंह ने पंडित चित्तूर नारायण मालवी, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुबारैया, लक्ष्मी नारायण सिंहल, पंडित उद्धव दास मेहता आदि के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन किया गया तथा वर्ष 1937 में भोपाल राज्य हिंदू सभा के अधिवेशन में मास्टर लाल सिंह, पंडित उद्धव दास मेहता तथा डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया का गिरफ्तार किया गया था। और वर्ष 1935 में रतलाम जिले में प्रजा परिषद या प्रजा मंडल का गठन किया गया। इस प्रजा परिषद में किसानों एवं मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद से प्रेरित होकर वर्ष 1938 में भोपाल राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की हुई थी। अब पढ़ते हैं भोपाल राज्य की स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की जो भोपाल है की राजधानी भोपाल है उसके बारे में। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल भारत की स्वतंत्रता जो 15 अगस्त 1947 के समय स्वतंत्र नहीं हुई थी, वह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया हुआ था। परंतु वर्ष 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसके नेतृत्व में भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालकृष्ण गुप्त, मोहिनी देवी, शांति देवी और बसंती देवी आदि लोग सम्मिलित थे। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार उनके सहयोगियों ने नई राह नामक अखबार निकाला और इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित रतन कुटी था और जहां नई राह अखबार का कार्यालय भी था। परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया और तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर यह आंदोलन चलाया गया था। अंततः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े और भोपाल को 1 जून 1949 में भारत के में सम्मिलित कर लिया गया। अब पढ़ते हैं भोपाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यह हत्याकांड जो हुआ था वह भोपाल के में 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन जो बोरास गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली खान और स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और इस कांड को भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। अब जानते हैं रीवा के चावल आंदोलन के बारे में। रीवा का चावल आंदोलन भी 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, भदवार ग्राम तथा भैरव प्रसाद और मालिया
शिवराजपुर को रीवा राज्य के सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा इस कांड में रीवा के चावल आंदोलन की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो इसके संदर्भ में यह रीवा का चावल आंदोलन हुआ। यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है वह फिनिश होता है, जिसमें आज हमने मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रमुख आंदोलन, सत्याग्रह और विद्रोहों के बारे में पढ़ा हुआ। अब पढ़ते हैं इसके संदर्भ में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि क्या पूरे इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इनका एक प्रारूप को देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है भीमबेटका, दूसरा आता है आदमगढ़, तीसरा आता है हथनौरा, चौथा आता है भूतरा। तो आपने अभी पहले पढ़ा होगा, जैसे कि अभी लेक्चर फर्स्ट में इसके अंतर्गत पढ़ाया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी आदमगढ़ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन ए काकनादबोट, ऑप्शन बी तुंडीकर, ऑप्शन सी बेदिस नगर, ऑप्शन डी सोतीवती। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा रायसेन जिले का नाम सांची का प्राचीन नाम काकनोद बोट है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है कि शुंग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी त्रिपुरी। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी उज्जैन की शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है सागर से, ऑप्शन बी आता है जबलपुर से, ऑप्शन सी आता है ग्वालियर से और ऑप्शन डी आता है विदिशा से। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए कि एरड़ के साक्ष्य सागर जिले से प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जबलपुर की भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया हुआ था। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कर्णदेव, ऑप्शन बी आता है गांगेय देव, ऑप्शन सी आता है युवराज देव प्रथम और ऑप्शन डी आता है विजय से। तो इसके साथ ही आपका उत्तर होगा युवराज देव प्रथम के द्वारा 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए होशंग शाह, ऑप्शन बी बाज बहादुर, ऑप्शन सी महमूद खिलजी, ऑप्शन डी दिलावर खान। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी दिलावर खान। इसमें स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल के संस्थापक रहे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी बसई की संधि, ऑप्शन सी संगोला की संधि और ऑप्शन डी दोरास राय की संधि। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी दोरास राय की संधि इसके अंतर्गत हुई थी। अब क्वेश्चन आता है कि सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए राणोजी सिंधिया, ऑप्शन बी महादजी सिंधिया, ऑप्शन सी माधवराव सिंधिया, ऑप्शन डी दौलत राम सिंधिया। तो इसका उत्तर होगा राणोजी सिंधिया। इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन आता है कि भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम कुदसिया बेगम के द्वारा किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन ए मोती मस्जिद, ऑप्शन बी ढाई सीढ़ी मस्जिद, ऑप्शन सी ताजुल मस्जिद, ऑप्शन डी जामा मस्जिद। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी जामा मस्जिद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसिंहार कब हुआ था। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी आता है 8 मार्च 1923 को, ऑप्शन सी आता है 14 जनवरी 1931 को और ऑप्शन डी आता है 14 जनवरी 1949 को। तो इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।